हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया और फायरमैन हो गया, तो इस चारों पे जो वैकेंसी निकला है उस पर क्या करना है कि जो टेस्ट सीरीज हम जी के जीएस का ला रहे हैं उसमें हम टेस्ट सीरीज नंबर 1 से 14 तक क्या है कि मतलब अपलोड हो चुका है। और आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 15 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस ईयर आधारित पर क्वेश्चन है। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे और आपको इतना क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज करवा देंगे तो मतलब आपको यदि सही पूरा क्वेश्चन सही सही आप बना लिए, टेस्ट सीरीज हमारे साथ प्रैक्टिस कर लिए, तो एग्जाम में आपको क्या है कि सफलता मिलेगा। आपको एग्जाम में सेम टू सेम छपा हुआ क्वेश्चन वही मिल जाएगा। ओके, तो क्या है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है। ओके, तो आपको इससे पहले बता दें, देखिए ये अभी जी के जीएस का है। ओके, उसके बाद आपको बता दें इस जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु चैनल है उस पर आपको मैथ का भी मतलब वीडियो अपलोड किया जा रहा है, रीजनिंग का भी किया जा रहा है और इंग्लिश का भी किया जा रहा है। ओके, और मध्यकालीन भारत का भी इतिहास चल रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो मतलब प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाके अपना जो भी आपको नीड लगे वो आप तैयारी कीजिए। ओके, और आपको बता दें, देखिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 क्वेश्चन रहेगा। 75 में से मैक्सिमम 20 क्वेश्चन जो है जी के जीएस का पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन इंग्लिश का पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम कल से इंग्लिश का भी टेस्ट सीरीज 1 अपलोड कर दिया गया है हमारे द्वारा। और क्या है कि उसी तरह रेगुलर जीके जीएस भी आएगा और इंग्लिश भी आएगा और मैथ और रीजनिंग भी आएगा। तो क्या है 20-20-40 क्वेश्चन तो हमारे साथ तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग भी देखिए। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर कितना है, 15 है ना, टेस्ट सीरीज नंबर 15 है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों। देखिए ये है बहुत वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आप कहीं भी दीजिएगा तो ये जो साइंस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक क्वेश्चन आता ही है, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों। तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण। देखिए अपवर्तन के कारण जो रात में है क्या तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ओके, उसके बाद एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अपवर्तन का जो एग्जाम्पल है एक और देख लीजिए क्या है। देखिए सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य जो होता है क्षितिज के नीचे नीचे होने पर भी क्या होता है, हमें दिखाई देता है। देखते हैं ना, सूर्योदय से पहले थोड़ा थोड़ा आपको सूर्य दिखता होगा, उसके बाद जब सूर्य डूब जाते हैं तो उसके बाद भी आपको दिखाई देते हैं। तो किसके कारण, अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी आपको बता दिए ना। चलिए कुछ देख लेते हैं इसमें। देखिए अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। देखिए अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या है, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर क्या, अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपतित होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या, बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। लेकिन यदि आप तिरछे क्या है, देखिए यदि आप तिरछे जो आपतित करेंगे तो क्या होता है कि जो मूल दिशा से विचलित हो जाती है। देखिए यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब परावर्तित कीजिएगा सीधे आएगा ना, तो क्या होता है, सीधे आएगा तो इसको पार कर जाता है। ओके, सीधे आएगा तो इसको पार कर जाता है। और यदि आप कोई मीडियम है और यदि आप तिरछे लाइएगा ना तो क्या होता है कि यहाँ से टकरा के और फिर ऐसे चला जाता है, तो क्या है कि वो पास नहीं कर पाता है। ओके, यही बात बोला जाता है। तो इसको क्या, जो इस घटना को क्या बोला जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको तो एग्जाम्पल हम बता ही दिए थे, जो पीछे एक दिया था तारे का टिमटिमाना, और एक और बता दिए थे सूर्योदय वाला और सूर्यास्त वाला। ओके, उसके बाद देखिए आपको देखिए विरल माध्यम, देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम इसमें बहुत आपको कंफ्यूज करता है। देखिए विरल और सघन माध्यम, विरल विरल माध्यम का एग्जाम्पल क्या है, विरल माध्यम का एग्जाम्पल है हवा, क्या है, हवा। ओके, और सघन माध्यम का है पानी एग्जाम्पल। तो विरल माध्यम का है एग्जाम्पल हवा और सघन माध्यम का एग्जाम्पल पानी। ओके, तो देखिए क्या होता है, यदि आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश यदि किरण प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब पर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ओके, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब पर क्या हो जाती है, झुक जाती है। ओके, और उसके बाद देखिए ये हुआ विरल से सघन। यदि सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा, देखिए यदि सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या, अभिलंब से दूर हट जाती है। और उसमें क्या था, अभिलंब पर झुक जाते थे, विरल से सघन में अभिलंब पर झुक जाते थे और सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर दूर हट जाती है। ओके, तो इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए अपवर्तन में आपको और बता दे, देखिए वेवलेंथ यदि बढ़ेगा तो अपवर्तन जो होगा, अपवर्तन वो क्या हो जाएगी, कम जाएगी। यदि वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो जो अपवर्तन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो चलिए परावर्तन देख लीजिए। बोलिए सर परावर्तन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए परावर्तन के प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है। ओके, देखिए परावर्तन का दो नियम होता है। देखिए परावर्तन का कितने नियम होता है, दो नियम होता है। क्या क्या नियम होता है, पहला देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस का हिंदी क्या होता है, आपतन कोण। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है इक्वल होता है किसका, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण का। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, क्या है, पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन का, पहला नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण जो है बराबर होता है परावर्तन कोण का। ओके, और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। तो जिस तरह हम बोल रहे हैं तो आप पेपर में क्या है कीजिए, एक पेपर में आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आते रहता है। तो दूसरा नियम क्या बताए थे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। इतना समझ गए। चलिए व्यतिकरण के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जब क्वेश्चन पूछा गया तो व्यतिकरण के बारे में देख लीजिए, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए जब समान आवृत्ति व समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है, किस दिशा में, तो एक ही दिशा में गमन करती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का व्यतिकरण कहता है। तो कहिएगा सर इसका व्यतिकरण का एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए आप बचपन में देखे होंगे ना, जल की सतह पर यदि आप किरोसिन का तेल उसको क्या बोलते हैं देहाती भाषा में, मिट्टी का तेल भी बोलते हैं ना। तो जब किरोसिन तेल को जब परत पे आप डाल दीजिएगा तो सूर्य के प्रकाश के कारण ये कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। पानी पे किरोसिन का तेल यदि पानी पे डालिएगा तो सूर्य के प्रकाश के कारण ये रंगीन दिखाई देता है। और एक और एग्जाम्पल आप देखे होंगे, साबुन के जो बुलबुले का रंग दिखाई देता है, साबुन का जो बुलबुले का रंग दिखाई देता है, किसके, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ओके, उसके बाद देखिए अपवर्तन का आपको एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए यदि प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। देखते हैं ना, यदि आप एक बाल्टी पानी भर लीजिए और उसमें आप छड़ी रखिएगा तो क्या होता है, वो आपको टेढ़ी दिखाई देती है, समझ गए। और दूसरा एक और आप देखे होंगे, देखिए यदि पानी से भरे किसी बर्तन में यदि कोई बाल्टी हो गया तो उसको पानी से पूरा भर दीजिए। ओके, और उस पर एक सिक्का आप गिरा दीजिए, 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का गिरा दीजिए, तो आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको महसूस होगा कि जो सिक्का है वो अपने आधार तल से थोड़ा उठा हुआ है। ओके, तो किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ओके फ्रेंड्स, इतना समझ गए ना। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन था इसलिए इतना टाइम ले लिया, आपको पूरा बता दिए। चलिए 22 का क्वेश्चन देखिए, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है, किसका स्रोत है अच्छा, तो विटामिन ए का। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, गोल्डन धान है जो अच्छा स्रोत है, किसका है, विटामिन ए का है। ओके, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। गोल्डन चावल को सुनहरा चावल भी कहते हैं हिंदी में। ओके, औरीजा सटीवा चावल का एक किस्म है, किसका, देखिए किसका, औरीजा सटीवा चावल का एक किस्म है। सुनहरे चावल का निर्माण 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेसिस जीन युक्त चावल के रूपांतरण के कारण किया जाता है। तो इतना समझ गए ना, 22 का आपको बता दिए।
गोल्डन धान जो अच्छा स्रोत है किसका है, विटामिन ए का, तो सी आंसर हो गया। चलिए 23 पे आते हैं हम। 23 का क्वेश्चन देख लीजिए। मैक प्लांक्स का संबंध है, तो आप तो जानते हैं, आप तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्वांटम सिद्धांत से, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, और कब ये सिद्धांत दिया था मैक मैक साहब ने, देखिए 1900 ईस्वी में दिया था, 1900 ईस्वी में। और वो क्या बोले थे, देखिए इस जो है प्रोपोर्शनल होता है एच का, तो नहीं नहीं एच का नहीं, न्यू का, क्या न्यू का। और ई तब यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो एच न्यू हो गया। और जो एच है, एच को ही प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। ओके, देखिए ई जो है प्रोपोर्शनल होता है न्यू का, और ई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटा दीजिएगा तो एच न्यू होता है, और एच क्या है, एच है प्लांक कांस्टेंट। ओके, प्लांक कांस्टेंट है, तो इसको क्या करना है वो आप नोट कर लीजिए। ओके, इतना समझ गया ना इसके बारे में। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखिए आपको पता है ना 1900 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया था प्लांक ने। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार उसने क्या कहा था, देखिए पहला बोला था, पहला सुन लीजिए, पहला सिद्धांत क्या था, कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता। यदि देखिए कोई भी वस्तु है लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता, किसने कहा था, प्लांक साहब ने कहा था। तो देखिए ये आपसे जब आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, कोई कोई जैसे में सीडीएस का एग्जाम दे दिए, बीपीएससी का एग्जाम दे दिए, तो उसमें क्या होता है कि आपको 3-4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से बताएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3 ऑप्शन दे देगा, 2 3 4 दे देगा। तो इसी तरह आपको क्या है कि ये सब याद रखना है आपको सिद्धांत। देखिए कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों में करता है, जिसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। तीसरा देखिए, किसी वस्तु द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित कुल ऊर्जा आवृत्ति का समानुपाती होता है। पीछे आपको बता दिए ना, ई समानुपाती न्यू होता है, और एच न्यू, और न्यू है क्या, प्लैंक कांस्टेंट है। आपसे एच का मान पूछ देगा, याद कर लीजिएगा, 6.67 इंटू 10⁻−34। ओके, और क्या है, जूल सेकेंड। आपको याद करना है, देखिए इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा, क्या है, जूल सेकेंड। ओके, तो चलिए इतना समझ गए। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा क्या बोला गया है सिद्धांत, यदि वस्तु उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा क्षेत्र में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन तथा निम्न से उच्च में जाने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है। याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु ऊर्जा क्षेत्र में क्या निम्न ऊर्जा क्षेत्र से आता है, जैसे में उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा क्षेत्र में जाता है, तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और निम्न से उच्च में आता है तो अवशोषण होता है। याद रखिएगा, है ना, लिखा है ना, उच्च से निम्न ऊर्जा क्षेत्र में जाता है तो ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ओके, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और निम्न से उच्च उच्च ऊर्जा क्षेत्र में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। इतना समझ गए। चलिए 24 पे आते हैं क्वेश्चन। तो 23 का तो आपको ऑप्शन ए बता दिए। चलिए 24 देखिए, 24 का क्वेश्चन देख लीजिए, कितना वीवीआई क्वेश्चन है। यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा। यदि किसी तरल के सतह पर दबाव बढ़ाएंगे तो उसका क्वथनांक जो है क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए इसके बारे में देख लीजिए। देखिए आप बोले सर क्वथनांक क्या होता है, तो देखिए क्वथनांक क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और इस निश्चित ताप को द्रव का क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। ओके, तो उसके बाद देखिए संघनन। संघनन क्या होता है, संघनन जो होता है रेसिप्रोकल होता है, किसका, क्वथनांक का व्युत्क्रम होता है। क्या देखिए इसमें द्रव का वाष्प में बदलना था, क्वथनांक का, क्वथनांक में क्या था, निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना। लेकिन संघनन में क्या है, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना, है ना। ये देख लीजिए दोनों में यही अंतर है, यही याद कर लीजिएगा, आपको बता दिए ना। तो क्या है कि आप प्रैक्टिस से करते रहिए, ये मत कहिएगा कि हम सर पढ़े हुए हैं। ठीक है आप पढ़े हुए हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में जाइएगा ना तो क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है। तो क्या है कि आप इसलिए ना हम रेगुलर मेहनत करके क्वेश्चन लाते रहते हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप पूरा एकदम बने रहिए क्लास में, और क्वेश्चन देखिए और आंसर मार दीजिए। ये नहीं कि हमको आता है तो इसे में दिक्कत हो जाएगा आपको। तो बताए ना, संघनन जो होता है क्वथनांक का व्युत्क्रम होता है, मतलब निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना। इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए प्रायः क्वथनांक एवं संघनन जो होता है
ताप क्या होता है, समान होता है। बोले ना, देखिए दोनों में निश्चित ताप है ना, निश्चित ताप है ना, तो दोनों का ताप क्या होता है, समान होता है। ओके, उसके बाद देखिए, यदि द्रव में अशुद्धि मिलाया जाता है, द्रव में यदि किसी प्रकार का अशुद्धि मिलाते हैं, तो जो ताप, जो उसका क्वथनांक होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। तो द्रव में कोई भी चीज़ का अशुद्धि मिलाएंगे तो उसका जो क्वथनांक होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद देखिए, अशुद्धि मिलाने पर प्रायः ठोसों का गलनांक क्या होता है, घटता है। और ठोस में क्या होता है, गलनांक घट जाता है अशुद्धि मिलाने पर। तो द्रव में यदि अशुद्धि मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ जाता है, और अशुद्धि मिलाएंगे ठोस में तो गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ओके, और देखिए, द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन आप बोलते हैं ना, इवेपोरेशन मतलब हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। तो द्रव का वाष्प में बदलना इवेपोरेशन कहलाता है। तो 24 का आपको बता दी आंसर क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए 25 पे आते हैं। 25 का क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना भी क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। देखिए आपको अभी मध्यकालीन भारत बता रहे हैं, 2 क्लास में हम आपको मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत खत्म कर देंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पे। तो जब वो वीडियो लाएंगे तो पूरा देख लीजिएगा, लेकिन अभी तक हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा, क्या जब क्वेश्चन आया है तो बता देते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर और बुक्का ने किया था। कब किया था, देखिए 1336 ईस्वी में किया था, 1336 ईस्वी में किया गया था। ओके, 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो बोलिए सर उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। देखिए एमबीटी का नाम आप जानते हैं ना, मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए बोलते हैं, आप मध्यकालीन भारत में थोड़ा सा भी डाउट है, आप जाके एक बार लेक्चर देखिए, पूरा हम पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं, जितना भी आपका डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। ये कोई भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे मध्यकालीन भारत में नहीं पूछेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। कोई भी एग्जाम दे के आइए, क्वेश्चन आएगा वहीं से मध्यकालीन भारत में, याद रखिएगा, ये एकदम पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं। तो हरियर और बुक्का समझ गए ना, और उनके पिता का नाम क्या था, हरियर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, इसीलिए इस वंश का नाम क्या रखा, संगम वंश रखा। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा देख लेते हैं, आपको इतना बता दें संगम वंश रखा। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होता है हरियर द्वितीय, क्या सिंहासन पर बैठता है, और उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो क्या है कि जब हम हरियर बुक्का लाएंगे तो उसमें पूरा आपको बताएंगे, इतना आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए सॉरी, देखिए राजा कृष्णदेव राय के बारे में आप जानते हैं ना। देखिए विजयनगर साम्राज्य में एक राजा हुए, उनका नाम था कृष्णदेव राय। ओके, उन्होंने गोलकुंडा का युद्ध में गोलकुंडा के सुल्तान कुतुब जो कुली कुतुब शाह था उसके साथ युद्ध लड़ा था गोलकुंडा के युद्ध में। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है ना, साहित्य का क्लासिक युग विजयनगर साम्राज्य में किन के शासनकाल को माना जाता है, तो कृष्णदेव राय के। ओके, और आपको बता दें, देखिए कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। क्या अष्टदिग्गज, जिस तरह नवरत्ना थे ना अकबर में, तो उसी तरह 8 दिग्गज क्या तेलुगु कवि थे, इतना समझ गया। उसके बाद देखिए जो कृष्णदेव राय है आंध्र भोज की उपाधि क्या करता है, धारण करता है। तो बुक्का किसने किया था, देखिए जो हरियर द्वितीय था, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। ओके, तो चलिए 25 का इतना समझ गए ना हरियर बुक का। अब आते हैं 26 पे क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 का रहा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। तो आप तो सब जानते हैं, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, मतलब ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो सारनाथ कहाँ है, सारनाथ है यूपी में, आप बनारस जानते हैं ना, वाराणसी में है। ओके, समझ गए आप। चलिए इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। ओके, उसके बाद देखिए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की विशेषता यह है कि यह स्तंभ एक ही पत्थर का भाग है। देखिए यह स्तंभ जो है एक ही पत्थर का भाग है। तो इस स्तंभ के ऊपर क्या है, देखिए इस स्तंभ के ऊपर, देखिए एग्जाम में पूछ देगा, 4 सिंह है। क्या 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ दिखाते हुए खड़े हैं। तो कितना सिंह है, 4 सिंह है जो एक दूसरे के मतलब दूसरे की ओर पीठ दिखाते हुए खड़े हैं, जिसमें एक नहीं दिखाई देते। 3 सी आपको दिखाई देगा, एक सी जो पीछे वाले हैं आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके नीचे एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और सिंह की उभरती हुई क्या है, एक चित्र है।
और इसके बीच में चक्र भी बना हुआ है और इस चक्र में 24 तिलिया है। कितना तिलिया है? 24 तिलिया है, जो प्रगति का क्या है? प्रतीक है। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में आपको कितना बता दिए नहीं इतना, तो क्या करना है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो सिंह के नीचे क्या है? एक हाथी भी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड है और एक सिंह की उभरती हुई चित्र है और उसके बीच में एक चक्र बनाया गया है, उसमें 24 तिलिया है, जो प्रगति का क्या है? प्रतीक है। ओके, उसके बाद देखिए, स्तंभ के सबसे नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो एग्जाम में पूछ देता है जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है, तो जो मुंडो उपनिषद है उससे लिया गया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा आप। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडो उपनिषद से लिया गया है। ओके, उसके बाद देखिए, स्तंभ के सबसे ऊपर धर्म चक्र परिवर्तन लिखा हुआ है, जो बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन से लिया गया है। तो ओके, इतना समझिए ना 26 का। देखिए 26 का इतना आपको क्वेश्चन बता दिए, इतना एक क्वेश्चन का इतना आंसर बता दिए। ओके, तो याद कर लीजिएगा नोट्स। तो ऑप्शन ए हो गया 26 का। चलिए 27 का देखिए, 27 का क्वेश्चन देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मतलब देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जब हम आधुनिक भारत पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको देखिएगा कितना किस तरह हम आपको बता देंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे राष्ट्रीय आंदोलन कैसे होता है, राष्ट्रीय आंदोलन यदि देश प्रेम की भावना किस तरह युवाओं में उस तरह जगा। ओके, तो किस तरह क्रांतिकारी गतिविधियों को मतलब देश को किस तरह आज़ाद किए, है ना, तो वो सब हम बताएंगे आपको। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। ओके, बंगाल विभाजन में आप जानते हैं लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा हाथ था, तो लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। ओके, तो कहिएगा सर इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए इसके बारे में अब बताते हैं, देख लीजिए। देखिए लॉर्ड लिटन का शासनकाल, देखिए लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से 1880 ईस्वी था। कब? 4 साल का था, 1876 से 1880 ईस्वी। उसके बाद 1880 से 1884 में लॉर्ड रिपन आते हैं। ओके, तो चलिए, उसका एक जो महत्वपूर्ण कार्य क्या था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। कब आया था? 1878 ईस्वी में आया था। तो बोलिए सर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जब आप पॉइंट बता रहे हैं तो इसके बारे में बता दीजिए। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, इसमें भारतीय भाषाओं के जो पत्र पत्रिकाएं थे उस पर कड़ा नियंत्रण क्या किया जाता है, मतलब कड़ा नियंत्रण कसा गया था। किससे? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाके 1878 में। और 1882 ईस्वी में इसको जो लॉर्ड रिपन है वो समाप्त कर देता है। कौन? लॉर्ड रिपन, जो 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट है उसको समाप्त कर देता है। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए दूसरा है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को आया था। देखिए 1857 ईस्वी में मतलब 1857 ईस्वी का क्रांति आप जानते हैं ना, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो भारत का शासन था डायरेक्ट कराउन के हाथों दिया गया, डायरेक्ट कराउन के हाथों दिया गया, जो लंदन से शासन पूरा किया जाता था। तो इसीलिए 1878 ईस्वी में 1877 ईस्वी में क्या है, 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार लगाया गया। तो दिल्ली दरबार में क्या था, देखिए दिल्ली दरबार को घोषणा दरबार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोषणा, है ना, घोषणा दरबार भी कहा जाता है। तो दिल्ली दरबार को घोषणा दरबार भी कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या कहा गया था, देखिए उसमें कहा गया था जो दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जाए और राज तिलक करने हेतु लगा था। किसके कारण? जो महारानी विक्टोरिया था उनको सम्राज्ञी घोषित किया और राज तिलक घोषित किया गया, राज तिलक किया गया। तो दिल्ली दरबार इसलिए लगा था। इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए शस्त्र अधिनियम 1878, उसमें क्या था, भारतीयों को किसी भी तरह का शस्त्र रखने पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। क्या? भारतीयों को किसी तरह का शस्त्र रखने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद देखिए एक घटना देखिए इसके जो शासनकाल में महत्वपूर्ण था, सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठने की उम्र घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। अब देखिए 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया, है ना। तो इतना घटना आप समझ गए किसके बारे में? लिटन के बारे में। रिपन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लगा था, 82 ईस्वी में लॉर्ड रिपन समाप्त कर देता है। उसके बाद क्या करता है, सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है बैठने की उम्र को फिर बढ़ा के 19 से 21 वर्ष कर देता है। जो लॉर्ड लिटन था 21 से 19 कर दिया था, लेकिन लॉर्ड रिपन जो आया 19 से फिर 21 वर्ष कर देता है, उसका विपरीत काम करता है। ओके, उसके बाद देखिए
आपसे क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन ये एकदम याद रखिए। 1872 ईस्वी में पहली बार भारत में जो जनगणना कराया था लॉर्ड मेयो करवाया था, लेकिन 1881 ईस्वी से जो 10 साल पर नियमित जनगणना हो रहा है वो किसके शासनकाल से स्टार्ट हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से स्टार्ट हुआ। तो इतना समझ गए ना, बता दिया आपको। उसके बाद देखिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 ईस्वी में लाया गया। ये क्वेश्चन वीवीआई है, जितना बता रहे हैं सब पॉइंट वीवीआई है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया? 1881 ईस्वी में आया। ओके। और स्थानीय स्वशासन के जनक भी किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ओके। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण काम किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। तो आपको आंसर बता दिया ना आपको। 28 जो 27 का ऑप्शन डी हो गया। चलिए मतलब 28 पाते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको तो अभी बता दिए हैं, मुंडक उपनिषद, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 28 का थोड़ा देख लीजिए, है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, ये तो आप सुने होंगे ना। कथन जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का क्या अर्थ है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय का क्या अर्थ है? अंधकार से प्रकाश की ओर। क्या? अंधकार से प्रकाश की ओर। और संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16, याद रखिएगा। ओके। उसके बाद देखिए आपको हम जब प्राचीन भारत पढ़ाएंगे ना, वैदिक काल पढ़ाएंगे, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, तो उसमें देखिए अनन्या किसे कहा जाता है? अधन्या किसे कहा जाता है? अधन्या। अधन्या कहा जाता था गाय को। अधन्या गाय को कहा जाता था। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अधन्या किसे कहा जाता था? तो गाय को कहा जाता था। चलिए 29 का क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 29। गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? देखिए 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ओके। तो आप देखिए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और जो भीमराव अम्बेडकर थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिए थे? भाग लिए थे, याद रखिएगा। तो देखिए तेज बहादुर सप्रू और जो M.R. जयकर थे के प्रयत्नों से, मतलब के प्रयासों से गांधी और इरविन के बीच में, देखिए डेट पूछ देता है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ, जिसे ही क्या कहा गया? जिसे ही गांधी इरविन समझौता किया गया, कहा गया। कब? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ओके। और दो व्यक्तियों ने सहयोग दिया इस जो क्या है समझौता करवाने में। देखिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता करवाने में तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। ओके। उसके बाद देखिए एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा है। क्या? सांत्वना पुरस्कार कहा जाता है, कहा है किसने? तो एलन कैंपबेल ने। ये जो है आपसे जो वाक्य है ये लिख पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में। सो वो मतलब ये कथन किसका है? कथन पूछ देता है बहुत। तो एलन कैंपबेल का, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को 2 महात्मा की संज्ञा दी थी। तो 2 महात्मा की संज्ञा किसने दी? मतलब महात्मा गांधी और इरविन को, तो सरोजनी नायडू। ओके। उसके बाद देखिए यह समझौता मुख्य रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। तो आपको पता है ना द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी भाग लिए थे, पहला और तृतीय में कांग्रेस की तरफ से नहीं लिए थे भाग। ओके। तो इतना समझ गए। तो चलिए 29 का आपको बता दी ना, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम यहीं पे क्या है जो चैप्टर को मतलब जो जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसको खत्म करते हैं। और यदि आपको अच्छा वीडियो लगे तो क्या कीजिएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में क्लास को शेयर कीजिए। ओके। और आप यदि आप PDF लेना चाहते हैं जीके का, जीएस का, इंग्लिश मीडियम दोनों में, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो आपको क्या करना है? देखिए इस पे वीडियो पे एक वीडियो बना दिया गया है, मतलब PDF कैसे तैयार करें, है ना, मतलब कैसे प्राप्त करें, तो वो वीडियो देखिए। और उसमें जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सअप कीजिए। ओके। और जो मिनिमम प्राइस रखा गया वो आप पे कर दीजिए, आपको PDF दे दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर हम अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं। टाटा बाय बाय। फिर इंग्लिश का वीडियो लाते हैं अगला बार वीडियो। ओके। तो थैंक यू।